जर्मनी के हुल्सडॉर्फ शहर में मोरित्स नाम का एक लड़का बड़े युवा फुटबॉल फाइनल की तैयारी कर रहा है। उसके पिता होगर टीम के कोच हैं और लड़के को खाने पर बुलाते हैं, लेकिन मोरित्स कीपी अपीस खेलते समय गलती से गेंद को मेज पर गिरा देता है। डांट खाने के बाद लड़का कार में जाता है और अपनी मां जनीना से खेल देखने आने को कहता है। वह हमेशा व्यस्त रहती है और अपने बेटे को खेलते हुए नहीं देख पाती, लेकिन वह वादा करती है कि इस बार कुछ अलग होगा। सब कुछ तैयार होने के बाद मोरित्स और उसके पिता एप्लाकेन टीम के खिलाफ कप फाइनल खेलने के लिए मैदान पर जाते हैं। पूरे मैच के दौरान हुल्सडॉर्फ 2-1 से हार जाता है और एक निर्णायक खेल में मोरित्स को मैदान के अंदर एक पास मिलता है और उसके पास बराबरी का गोल करने का मौका होता है। हालांकि लड़का कल्पना करने लगता है और खुद को जर्मन राष्ट्रीय टीम के लिए विश्व कप फाइनल में गोल करने वाला समझता है। इसी वजह से मोरित्स उत्साहित होकर साइकिल किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन गेंद की बजाय वह एप्लाकेन के गोलकीपर की नाक पर लात मार देता है। कुछ ही सेकंड बाद मैच खत्म हो जाता है और विरोधी टीम यूथ कप की बड़ी विजेता बन जाती है। इससे दूसरे खिलाड़ी मोरित्स पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वह अपनी कल्पनाओं के कारण पहले भी कई बार टीम को निराश कर चुका था। लॉकर रूम में पहुंचकर मोरित्स को जेनिना मिलती है, जो स्टेडियम में देर से पहुंची थी। वह अपने बेटे को दिलासा देती है और दोनों होगर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उसे टीम सेक्रेटरी के साथ एक रोमांटिक पल बिताते हुए देखते हैं। गुस्से में जनीना तलाक मांगती है और मोरित्स के साथ उसके पिता रूडी को ढूंढने के लिए एप्लाकेन शहर निकल पड़ती है। एक लंबी यात्रा के बाद वह लड़का अपने दादा, जो एक गुस्सैल गैराज मालिक है, से मिल जाता है और अपना सामान अपनी मां के पुराने कमरे में रख देता है। मोरित्स के लिए ये बदलाव आसान नहीं है, लेकिन जनीना उसे शांत करती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो लड़के से ये भी वादा करती है कि उसके दादा उसे एप्लाकेन स्टेडियम ले जाएंगे और हो सकता है कि वह युवा टीम में भी शामिल हो जाए। अगली सुबह रूडी मोरित्स को स्टेडियम ले जाता है और टीम के कोच रोथग्रिक से बात करता है। दोनों के बीच बहुत बनती नहीं दिखती, लेकिन बूढ़ा कोच से अपने पोते को एक मौका देने की गुजारिश करता है। हालांकि रोथग्रिक फोन पर बात करने में व्यस्त है और अपने बेटे, जो टीम का कप्तान है, को लड़के की परीक्षा लेने के लिए भेजता है। समस्या यह है कि कप्तान मार्क निकलता है, वही गोलकीपर जिसने यूथ कप फाइनल में नाक पर किक खाई थी। लड़के को पहचानते ही मार्क बाकी खिलाड़ियों को बुलाता है और साथ मिलकर मोरित्स पर कई गेंदें फेंकना शुरू कर देता है। रूडी अपने पोते की मदद करता है और उसे ले जाता है, लेकिन जब मोरित्स उसे धन्यवाद देने की कोशिश करता है तो उसके दादा बात करने के मूड में नहीं दिखते। अगली सुबह मोरित्स अपने नए स्कूल को देखने जाता है और नाश्ते के समय एनएस नाम का एक लड़का उसके पास आता है। वह भी अपने माता पिता के तलाक से गुजर रहा होता है और नए छात्र का परिचय अपने भाई अहमेद और उसके दोस्तों निको और कैटरीना से कराता है। वे मोरित्स को फुटबॉल खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद मार्क और एप्लाकेन के खिलाड़ी वहां आ पहुंचते हैं। कप्तान उनका मजाक उड़ाता है और उनकी गेंद छीनने के अलावा मार्क उन्हें फुटबॉल छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी कोई असली टीम ही नहीं है। इससे मोरित्स और भी ज्यादा प्रेरित होता है और वह समूह को अपनी फुटबॉल टीम शुरू करने के लिए आमंत्रित करता है। अब उन्हें अभ्यास के लिए एक मैदान ढूंढना होगा, जब तक कि उन्हें लैंडफिल के पास एक पुराना मैदान न मिल जाए। इसके बावजूद मोरित्स को लगता है कि यह जगह प्रशिक्षण के लिए एकदम सही होगी और फिर वह नए यूथ कप के पंजीकरण स्थल पर जाता है। वह द डेविल किकर्स नाम चुनता है, लेकिन सचिव पूछता है कि टीम का कोच कौन होगा, वरना वे भाग नहीं ले पाएंगे। इस मौके को गंवाना न चाहते हुए मोरित्स अपने दादा का नाम कोच के रूप में लिखवा देता है, क्योंकि वे एक फुटबॉल खिलाड़ी हुआ करते थे। आखिरकार समूह मैदान पर लौटता है और लॉन की घास काटने वाली मशीन और कूड़ेदान में जो कुछ भी मिलता है उससे अपना फुटबॉल मैदान तैयार करता है। काम खत्म करने के बाद मोरित्स जश्न मनाता है कि वह आखिरकार मार्क और उसकी टीम को सबक सिखा देगा। दुर्भाग्य से मार्क सब कुछ सुन लेता है और मोरित्स की ओर बढ़ता है, उसे पीटने की धमकी देता है। लेकिन अचानक छठी कक्षा के छात्र एलेक्स के नेतृत्व में पाकोर के कुछ युवा खिलाड़ी वहां आ पहुंचते हैं। वो मार्क और उसके दोस्तों को जाने के लिए कहता है और फिर मोरित्स को अपनी फुटबॉल टीम में शामिल होने के लिए कहता है। शुक्रिया अदा करते हुए लड़का मान जाता है। रात होने पर जनीना अपने बेटे से कहती है कि वह रोथग्रिक शॉपिंग मॉल में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करने वाले रूडी के लिए रात का खाना ले जाए। वहां पहुंचकर लड़का अपने दादा से उनकी टीम के कोच होने के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रूडी उसकी एक न सुनता और सिर्फ अपनी दिवंगत पत्नी मैरियन के बारे में बात करता रहता है। वह ये भी कहता है कि पहले वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रोथग्रिक के साथ एप्लाकेन टीम में स्ट्राइकर था। हालांकि दोनों को मैरियन से प्यार हो गया और जब उसने रूडी को चुना तो रोथग्रिक को धोखा महसूस हुआ और तब से दोनों ने बात नहीं की। अपने दादा को कोच बनाने के लिए मना पाने में असमर्थ मोरित्स घर लौट आता है और अगले दिन टीम के साथ प्रशिक्षण शुरू करता है। फिर एलेक्स अपने साथियों स्लीपी, टिम, कॉलिन, कॉन्स्ट, एंडी और शेडो से मिलवाता है और उनके साथ टीम के पास आखिरकार यूथ कप में भाग लेने वाले 11 खिलाड़ी हो जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान एलेक्स और उसके दोस्त गोल करने के लिए पार्कोर स्टंट करते हैं, लेकिन ज्यादातर शॉट चूक जाते हैं।
टीम की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मोरित्स उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करता है और कहता है कि लगन से वे मार्क की टीम को हरा सकते हैं। अभ्यास के अंत में कैटरीना को गुस्सा आता है कि मोरित्स सिर्फ मार्क को हराने के बारे में सोच रहा है, न कि सिर्फ मजे के लिए फुटबॉल खेल रहा है। लड़के को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन कैटरीना वहां से निकलकर घर लौट आती है, जहां पता चलता है कि मार्क उसका सौतेला भाई है। इसके अलावा उसके सौतेले पिता ने उसे फुटबॉल खेलने से मना कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि यह लड़कियों का खेल नहीं है और वह उसे टेनिस खेलने के लिए कहते हैं। फिर भी कैटरीना का फुटबॉल के प्रति अपने प्रेम को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और वह मैदान पर लड़कों के साथ प्रशिक्षण लेना जारी रखती है। वार्म अप के दौरान टीम में तालमेल नहीं बैठ पाता और कई बार झगड़े होते हैं। एक समय पर मोरित्स कैटरीना को गेंद पास करने के लिए कहता है, लेकिन वह फिर भी उससे नाराज रहती है और गेंद को लात मारकर दूर फेंक देती है। मोरित्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कैटरीना टीम को बिगाड़ रही है ताकि मार्क और उसकी टीम जीत सके। इससे कैटरीना भड़क जाती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और टीम के बाकी सदस्य उन्हें अलग करते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और डेविल किकर्स और एप्लाकेन टीम के बीच पहले क्वालिफाइंग मैच का समय आ जाता है। जब एनएस खिलाड़ियों की जर्सी पर उनके नंबर लिख रहा होता है, रेफरी मोरित्स से बात करने जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि टीम में सिर्फ 10 सदस्य हैं और कैटरीना अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा उसने टीम के कोच को मैदान पर नहीं देखा है, लेकिन मोरित्स उसे आश्वासन देता है कि वह जल्द ही आ जाएगा। फिर लड़का अपनी मां को बुलाता है और रूडी से उसका टेडी बियर लाने को कहता है, क्योंकि वह उसके लिए लकी चार्म है। जनीना ऐसा ही करता है और हालांकि वह घर से बाहर नहीं जाना चाहता, रूडी मान जाता है और अपने पोते की योजना से अनजान मैदान में चला जाता है। जैसे ही बूढ़ा आता है, मोरित्स रेफरी को बताता है कि उसका कोच आ गया है और कैटरीना भी आ जाती है, जिससे टीम पूरी हो जाती है। आखिरकार खेल शुरू होने का समय आ गया, लेकिन खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी के कारण डेविल किकर्स को एप्लाकेन से 12-0 से हार का सामना करना पड़ा। इस अपमानजनक हार के बाद समूह निराश होकर वहां से चला जाता है, लेकिन मोरित्स उन्हें शांत करते हुए कहता है कि दूसरे क्वालिफाइंग मैच में उनके पास अभी भी मौका है। हालांकि जब वे प्रशिक्षण मैदान पर लौटते हैं तो कई ट्रैक्टर मैदान को तबाह कर रहे होते हैं, क्योंकि उस जमीन पर एक इमारत बनाई जानी है। इससे खेल जीतने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, लेकिन मोरित्स एक और योजना बनाता है। रात में वह अपने दोस्तों को मॉल में बुलाता है और अपने दादा के सुरक्षा कार्ड का इस्तेमाल करके वहां घुस जाता है। रूडी को सोता हुआ देखकर मोरित्स सबको गलियारों में ले जाता है और अपने दादा की नजरों से बचकर समूह को वहां प्रशिक्षण लेने के लिए कहता है। इसके बाद टीम फिर से ट्रेनिंग शुरू करती है और एक पास के दौरान मोरित्स फिर से बाइसिकल किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोल चूक जाता है। गेंद एस्केलेटर पर जा गिरती है। ठीक उसी समय रूडी नीचे आ रहा होता है और लड़कों को मॉल में घुसते हुए देख लेता है। मोरित्स समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे सब कुछ पहले से ही पता है, यहाँ तक कि उसने टीम के कोच के रूप में अपना नाम भी लिखवा दिया है। हालांकि लड़कों को भेजने के बजाय रूडी कहता है कि वे सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एक टीम के रूप में काम करना नहीं आता। इसलिए वह शैतान किकरों के कोच का पद स्वीकार कर लेता है और लड़कों को दूसरे प्लेऑफ मैच के लिए तैयार करता है, जो 4 दिन बाद होगा। समूह इससे खुश है और रूडी के निर्देशों का पालन करता है, जो उन्हें सिखाता है कि गेंद पर कब्जा कैसे लंबे समय तक बनाए रखा जाए। अगले कुछ दिनों तक ट्रेनिंग जारी रही। लड़के एक मिट्टी के बर्तन की दुकान में ड्रिबलिंग का अभ्यास करते रहे। कुछ ही समय में टीम में सुधार होता गया और आखिरकार मैच का दिन आ गया, जहां उनका मुकाबला वोल्पेरेट से होगा। खेल से पहले रूडी लड़कों को असली वर्दी देता है, लेकिन उन्हें चेतावनी देता है कि वे इसे तभी रखेंगे जब वे मैच जीतेंगे। पूरी टीम इस बात से उत्साहित है और सभी ने अपनी नई जर्सी पहन ली है और खेल शुरू होने का समय आ गया है। एक बार फिर शैतान किकरों को, खासकर मोरित्स और कैटरीना को, साथ मिलकर काम करने में दिक्कत हो रही है। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि आक्रामक खेल कौन खेलेगा, लेकिन इसी बीच एलेक्स गेंद को वापस ले लेता है और एक स्पिनिंग किक के साथ विजयी गोल करने में कामयाब हो जाता है। खेल के बाद रूडी पूरी टीम को जश्न मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन जैसे ही वे निकलते हैं, मोरित्स अपने पिता को सड़क पर उसका इंतजार करते हुए देखता है। जैसे ही वे कार में बैठते हैं, होलगिल अपने किए की माफी मांगता है और कहता है कि उसे मोरित्स और जेनिना की याद आती है। वह अपने बेटे की फुटबॉल भी लौटा देता है, लेकिन लड़का अभी भी अपने पिता से नाराज है और वहां से चला जाता है। बाद में पूरी टीम मॉल लौटती है और जीत के बावजूद रूडी चेतावनी देता है कि वोल्पेरेट सबसे खराब टीम थी और लड़के अभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का वादा करती है और कुछ दिनों बाद वे अंतिम 16 में प्रतिस्पर्धा करते हैं। खेल 0-0 के स्कोर के साथ जारी रहता है, लेकिन एक आक्रामक चाल में मोरित्स, कैटरीना और एलेक्स सभी एक ही समय में गेंद के लिए जाते हैं और टकरा जाते हैं। खुशकिस्मती से गेंद गोल में जा पहुंचती है, जिससे शैतान किकरों की एक और जीत पक्की हो जाती है। अगले दिन क्वार्टर फाइनल का समय आ गया है और कैटरीना टीम से मिलने के लिए घर से निकल रही है। तभी उसका सौतेला पिता उसे रोक लेता है।
रोडक्रिक उसे फुटबॉल छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कैटरीना दृढ़ निश्चयी है और ब्रेकन की टीम के खिलाफ मैच खेलने के लिए स्टेडियम दौड़ पड़ती है। सभी के इकट्ठा होने पर रूडी लड़कों को समझाता है कि उन्हें व्यक्तिगत खेल छोड़कर एक टीम के रूप में खेलना शुरू कर देना चाहिए। दुर्भाग्य से मैच के शुरुआती कुछ मिनटों में शैतान किकर लगातार पास चूकते रहे और लगातार 2 गोल खा बैठे। तभी रोडक्रिक मैच देखने स्टेडियम पहुंचता है और अपने सौतेले पिता को देखकर कैटरीना अपनी फुटबॉल प्रतिभा साबित करने का फैसला करती है। इसलिए जब वह गेंद पर नियंत्रण पा लेती है तो खिलाड़ी अपनी सीखी हुई तकनीक का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी टीम को पीछे छोड़ देती है और एक किक मारकर एक शानदार गोल करके स्कोर कम कर देती है। कुछ ही देर बाद वह यही चाल दोहराने की कोशिश करती है, लेकिन एरिया के अंदर उसे फाउल का सामना करना पड़ता है और रेफरी शैतान किक करने वालों को पेनल्टी दे देता है। मोरित्स ने किक ली और सटीक शॉट लगाकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। थोड़े अंतराल के बाद दूसरा हाफ शुरू होता है और धीरे धीरे टीम और भी एकजुट हो जाती है। एक पूर्वाभ्यासित नाटक में कैटरीना गेंद एलेक्स को देती है, जो पीछे की ओर कूदता है, गेंद को किक करता है और गोल करके टीम की एक और जीत सुनिश्चित करता है। अब जब वे सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं तो टीम मॉल में जश्न मनाने जाती है, जहां उनकी मुलाकात मार्क और उसकी टीम से फिर होती है। वे जोर देकर कहते हैं कि शैतान किकर फाइनल में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मोरित्स डरता नहीं है और मार्क को गेंद पर कब्जा करने के लिए चुनौती देता है। जो भी गेंद को 5 मिनट तक अपने पास रखेगा वही विजेता होगा और मार्क मान जाता है, लेकिन एक तेज चाल में मोरित्स उससे गेंद छीन लेता है और अपने साथियों को दे देता है। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और जल्द ही शैतान किकर्स खुद को मॉल के अंदर मार्क और उसकी टीम से घिरा हुआ पाते हैं। फिर एलेक्स गेंद लेकर सड़क की ओर भागता है। सुरक्षा गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि लड़के को चोट लगे, लेकिन अपनी कलाबाजी की बदौलत एलेक्स आसानी से उन्हें चकमा दे देता है। अभी 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं और शैतान किकर सड़क के बीचों बीच कारों और पैदल चलने वालों को चकमा देते हुए एक दूसरे को गेंद पास करते हैं। आखिरकार गेंद एलेक्स के पास लौटती है, जो उसे किक मारता है और मोरित्स और मार्क के बीच होड़ लग जाती है कि कौन उसे पहले पकड़ेगा। दोनों लड़कों के बीच विवाद के बीच गेंद मोरित्स के हाथ में आ जाती है, जो पहली बार अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में कामयाब होता है। जीत के बावजूद सड़क पर मचे हंगामे की वजह से पुलिस का ध्यान आकर्षित होता है और दोनों टीमें भागने पर मजबूर हो जाती हैं। कुछ मिनट बाद शैतान किकर मार्क को हराकर खुश होते हैं और एलेक्स को उसके प्रयास के लिए बधाई देते हैं। एनएस यहाँ तक कहती है कि वो स्कूल का सबसे कूल बच्चा है और पूछती है कि क्या उसके बारे में अफवाहें सच हैं। टीम के बाकी सदस्य लड़के की बात समझ नहीं पाते, लेकिन एलेक्स को ये सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह भाग जाता है। इस बीच कैटरीना के घर पर रोडक्रिक अपनी टीम की जीत सुनिश्चित करने और रूडी से हमेशा के लिए बदला लेने की ठान लेता है। फिर वो सेमीफाइनल मैच में रेफरी को बुलाता है और बेईमानी से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। कैटरीना की मां बर्डी सब कुछ सुन लेती है, लेकिन अपने पति को नुकसान न पहुंचाने के लिए इसे राज रखती है। मोरित्स, जो कुछ हो रहा है उससे अनजान, एलेक्स के घर जाकर पता करता है कि क्या हुआ। लड़का उसे बताता है कि कुछ समय पहले वो एप्लाकेन की टीम का हिस्सा था और एक दिन उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में खेलने के लिए बुलाया गया था। हालांकि उसी दिन उसकी मां लड़के के पिता को रिहा कराने के लिए जेल गई, जिन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उसने एलेक्स को उसके छोटे भाई टॉमी की देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन लड़का टीम में अपनी जगह खोने के डर से उसे उसके कमरे में अकेला छोड़ गया। एलेक्स मैच देखने गया और विजयी गोल भी किया, लेकिन जब वह घर लौटा तो पुलिस हर जगह मौजूद थी। लड़के को पता चला कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और तब से वो उस घटना का अपराध बोध लिए हुए है। सब कुछ सुनने के बाद मोरित्स अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स वहां से चला जाता है और अगला मैच खेलना छोड़ देता है। अगली सुबह एलेक्स सेमीफाइनल के लिए नहीं आता, लेकिन रूडी टीम को उसके बिना खेलने के लिए मना लेता है और उसकी जगह एनएस को खेलने के लिए बुला लेता है। लड़का इस बात से खुश होता है और टीम मैदान में उतरती है, जहां आखिरकार उनका सामना एप्लाकेन टीम से होता है। मैच शुरू होता है और प्रतिद्वंद्वी टीमें गेंद पर कब्जा करने के लिए लड़ती हैं। तभी निको पर पीछे से फाउल किया जाता है, लेकिन रेफरी खेल जारी रखने देता है। फाउल बार बार होते रहे। एप्लाकेन टीम अपने विरोधियों को धक्का देती रही, लेकिन रेफरी ने कुछ नहीं किया। हालांकि जब शैतान किकर भी यही करने की कोशिश करते हैं और विरोधी खिलाड़ी पर फाउल करते हैं, तो रेफरी उसे फाउल कर देता है और फ्री किक से वे स्कोर 1-0 कर देते हैं। खेल जारी रहता है और कैटरीना एक व्यक्तिगत चाल चलकर गोल की ओर शॉट मारने की कोशिश करती है, लेकिन एप्लाकेन के गोलकीपर उसे बचा लेते हैं। एक और मौका आता है और मोरित्स कैटरीना को गेंद मांगते हुए देख लेता है, लेकिन लड़का खुद ही गोल करने की कोशिश करता है और गेंद क्रॉसबार से टकरा जाती है। इस चूके हुए मौके की वजह से खेल एप्लाकेन की 1-0 से जीत के साथ समाप्त होता है। बर्डी, जो स्टैंड से सब कुछ देख रही थी, अपनी बेटी पर गर्व करती है, लेकिन वह जानती है कि उसकी टीम की हार उसके पति की धोखाधड़ी की वजह से हुई थी।
बाद में रोथक्रिक जीत का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखता है और कैटरीना की उदासी देखकर बर्डी उसे उसकी बेटी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि वो अपनी टीम में लड़कियों को शामिल नहीं करेगा। इस बीच मोरित्ज और उसके परिवार के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोथक्रिक उसके दादा को सुरक्षा गार्ड की नौकरी से निकाल देता है। इसके अलावा जेनिना को अभी भी नौकरी नहीं मिली है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो खर्चों में कैसे मदद करेगी। मोरित्ज के घर लौटते ही वो उससे पूछती है कि खेल कैसा रहा, लेकिन लड़का गुस्से में है और अपनी माँ पर चिल्लाता है, कहता है कि वो इस जगह से थक गया है। वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे दोषी भी ठहराता है, लेकिन जनीना अपनी हद पार कर जाती है और लड़के को सजा के तौर पर उसके कमरे में भेज देती है। इस बहस के बाद जेनिना रोने लगती है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। तभी उसे बाहर से होगा की आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर से उससे माफ़ी मांगता है और मोरित्ज से बात करना चाहता है, क्योंकि कैटरीना की मां की बदौलत रोथक्रिक की धोखेबाजी का पता चल गया था और एप्लाकेन टीम बाहर हो गई थी। इसकी बदौलत मोरित्ज की टीम को फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने का एक और मौका मिलेगा, जो होगा की टीम हुल्सडॉर्फ के खिलाफ होगा। अंत में वह जनीना को खेल देखने आने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें बात करने और फिर से एक परिवार बनने की कोशिश करने की ज़रूरत है। ये सब सुनकर मोरित्ज खुश हो जाता है और कैटरीना को खबर बताने दौड़ता है। उसके घर पहुंचकर लड़का खिड़की से उसे बुलाता है और खेल के दौरान उसे गेंद न दे पाने के लिए माफ़ी मांगता है। वह वादा करता है कि अब से वे साथ खेलेंगे और उससे टीम को एक बार फिर से एकजुट करने के लिए कहता है। कैटरीना मान जाती है और खिड़की से नीचे उतरने लगती है। तभी मार्क प्रकट होता है और कहता है कि वह उन्हें जाने नहीं देगा। वो मोरित्ज को भी लड़ाई के लिए ललकारता है और लड़के पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है, जो खुद को बचा नहीं पाता। लेकिन मोरित्ज अचानक हमला करता है और मार्क की नाक तोड़ देता है और लड़के से कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे। इसके बाद मोरित्ज और कैटरीना भागकर बाकी लोगों से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब टीम फिर से मिलती है, रूडी एक बार में होता है, निराश होता है कि वह लड़कों को जीतने में मदद नहीं कर सका और खूब शराब पीने के बाद वह अकेले ही सड़क पर निकल पड़ता है। आधे रास्ते में बूढ़ा आदमी सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन एक ट्रक आता है और उसे सीधे टक्कर मार देता है। अगली सुबह मोरित्ज को खबर मिलती है और वह अपने दोस्तों के साथ अस्पताल के लिए निकल पड़ता है, जहां उन्हें जनीना बाहर इंतजार करती हुई मिलती है। सौभाग्य से रूडी दुर्घटना में बच गया और जब उसे लड़कों से रोथक्रिक की धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो वह उनके साथ ग्रैंड फाइनल में जाने के लिए और भी प्रेरित हुआ। हालांकि रूडी का पैर टूट गया है और वह पूरी तरह ठीक होने तक स्टेडियम नहीं जा पाएगा। कोच के बिना टीम खेल नहीं सकती, लेकिन मोरित्ज इसका हल ढूंढ लेता है। मैदान पर वापस आकर होगा अपनी टीम की ट्रेनिंग पूरी कर लेता है, लेकिन वह जनीना और मोरित्ज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। कुछ मिनट बाद वह अपनी पूर्व पत्नी को मैदान में आते देखता है और उससे एक और मौका मांगता है। वह ये भी पूछता है कि रूडी कहाँ है, लेकिन जनीना बस इतना कहती है कि वह बीमार हो गया है और वह उसकी जगह शैतान किकरों की कोच बन जाएगी। होगा ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जनीना उसे शुभकामनाएं देती है और टीम से मिलने वापस चली जाती है। खेल शुरू होने से पहले एलेक्स और उसके पिता मैदान पर आते हैं और लड़का टीम के साथ एक बार फिर खेलने के लिए कहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के सभी उसे वापस स्वीकार कर लेते हैं और उसकी वर्दी लौटा देते हैं। फिर जनीना रूडी को फ़ोन करती है और स्पीकर फ़ोन पर सबको शुभकामनाएं देती है और सीधे अपने पोते से बात करती है और उसे एक सच्चे कप्तान की तरह टीम का नेतृत्व करने के लिए कहती है। मोरित्ज ऐसा करने का वादा करता है और दोनों टीमें मैदान पर होती हैं। रेफरी सीटी बजाता है और ग्रैंड फाइनल शुरू होता है। फ़ोन पर रूडी जनीना को निर्देश देने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि वह खेल नहीं जानती, इसलिए वह खिलाड़ियों को और भी उलझा देती है। स्थिति और बिगड़ती जाती है और जैसे ही हुल्सडॉर्फ की टीम बढ़त लेती है, वे गोल करके स्कोरिंग शुरू कर देते हैं। खेल जारी रहता है और एक खतरनाक खेल के दौरान डेविल किकर्स की टीम हुल्सडॉर्फ के स्ट्राइकर के खिलाफ एरिया के पास फ्री किक ले लेती है। खेल शुरू होने से पहले मोरित्ज और बाकी खिलाड़ी एक दीवार खड़ी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही किक की अनुमति मिलती है, विरोधी खिलाड़ी शॉट मारकर दूसरा गोल कर देता है। कुछ ही देर बाद पहला हाफ खत्म हो जाता है और जनीना को समझ नहीं आता कि क्या करे, इसलिए रूडी उसे फुटबॉल की रणनीति को केक बनाने की विधि की तरह सोचने के लिए कहता है। यह अच्छा विचार है या नहीं, इस बारे में निश्चित न होते हुए जनीना सबको वापस बुलाती है और कहती है कि वे ऐसे खेलें जैसे केक बना रहे हों। फिर वो रेसिपी समझाती है, जिसमें पैन में 3 अंडे डालने से शुरुआत होती है और जैसी कि उम्मीद थी, लड़के और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। हालांकि मोरित्ज को लगता है कि उसकी मां उन्हें अपनी फॉर्मेशन बदलने और 3 खिलाड़ियों को आक्रमण पर लगाने के लिए कह रही है। टीम इसी रणनीति पर चलने का फैसला करती है और मैदान पर वापस लौटती है। एलेक्स, कैटरीना और मोरित्ज आगे की पंक्ति में होते हैं, जबकि बाकी टीम रक्षा पंक्ति संभालती है। मैच शुरू होते ही शैतान किकर आपस में पास बदलते हैं, जब तक कि गेंद एलेक्स तक नहीं पहुंच जाती, जो अपनी एक स्पिनिंग किक से गोल कर देता है। रणनीति काम कर गई और जेनिना और भी रेसिपी टिप्स देती रही, जबकि मोरित्ज हर चीज का अनुवाद करके उसे बाकी टीम तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा।
एक और हमले में एलेक्स पास मांगता है और कलाबाजी करते हुए पूरे मैदान को पार करता है जब तक कि वह गेंद तक नहीं पहुंच जाता और उसे किक मारकर एक और गोल कर देता है। स्कोर बराबर हो गया था, लेकिन शैतानी किकर जोरदार तरीके से आते हैं और शैडो गेंद को मोरित्ज की ओर फेंक देता है। पहले की तरह लड़के को विश्व कप फाइनल का भ्रम होता है और वो गोल करने की तैयारी करता है, लेकिन वह गेंद को अपनी छाती पर फंसा लेता है और कैटरीना की ओर बाइसिकल किक मारता है जो पहले ही शॉट से विजयी गोल कर देती है। यूथ कप खत्म हो गया है और डेविल किकर्स टीम बड़ी विजेता बन गई है। आसपास मौजूद सभी लोग जीत का जश्न मना रहे हैं, जिसमें होगर भी शामिल है, जो विरोधी टीम की बेंच पर जाकर जनीना और मोरित्ज को बधाई देता है। आखिरकार परिवार में फिर से सुलह हो जाती है और डेविल किकर्स टीम जीत का प्याला उठा लेती है। आखिरकार मोरित्ज कैटरीना के पास जाता है और उसे गोल के लिए बधाई देता है और कैटरीना पास के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। दोनों ने अपने मतभेद भुला दिए हैं और अब आगामी मैचों में टीम की कमान संभालेंगे। हो सकता है कि एक दिन मोरित्ज को आखिरकार जर्मन राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने और अपने लंबे समय से प्रतीक्षित बाइसिकल किक गोल करने का मौका मिले। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और फिल्म के और भी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।